लेकिन मैं जल के बारे में एक चीज बताना चाहता हूं जो हमारी बुक में लिखी है कि जल संसाधन होने के साथ साथ ये चक्रीय संसाधन है। जल कैसा संसाधन है? एक चक्रीय संसाधन है। चक्रीय संसाधन कैसे? क्योंकि जो जल है हमारा, ये वर्षा के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, फिर नदियों झरनों आदि के माध्यम से समुद्रों तक जाता है या झीलों में इकट्ठा होता है, और उसके बाद में ये वाष्पीकृत होकर वापस इससे बादल बनते हैं, और बादल बनने के बाद में वापस इससे वर्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जल है, इसका एक चक्कर चलता रहता है, ये नष्ट नहीं होता। वर्षा से जल है वो धरातल पर आता है और धरातल से वाष्पीकृत होकर वापस बादल बन जाते हैं, फिर बादलों से वर्षा हो जाती है, और वर्षा होने के बाद में है फिर ये वाष्पीकृत होकर बादल बना लेता है। तो इस प्रकार जल का एक चक्कर चलता रहता है, इसलिए इसे चक्रीय संसाधन कहा गया है। मैं जल की बात करूं तो इस पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा, इस पृथ्वी के ऊपर अधिकांश जो इस पृथ्वी का हिस्सा है वो जल ही है, और पृथ्वी के ऊपर 71% भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के 71% भाग पर है वो जल है। तो बात ये आती है कि पृथ्वी पर इतना जल है, तो हम जैसे जगह जगह सुनते हैं और हमारी किताबों में भी हम पढ़ते हैं कि फिर पृथ्वी पर जल संकट, या हर व्यक्ति या हर देश ऐसे क्यों बोलता है कि उसके अंदर उसके जल संकट गहराया हुआ है। तो उसका कारण यह है कि जो 71% जल है पृथ्वी पर, उसका 93% जल लवणीय जल है। लवणीय जल का मतलब खारा पानी है जो समुद्रों के अंदर है, जिसमें नमक मिला हुआ है, ऐसे तत्व मिले हुए हैं जिसकी वजह से उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, उसको पिया नहीं जा सकता, उससे कपड़े धोते हैं तो नुकसान है, इससे नहाते हैं तो नुकसान है, यानी ये हमारे ज़्यादातर किसी कार्य में उपयोग नहीं आता। इसे लवणीय जल कहा जाता है। और आपको पता है कि जो अलवणीय जल है वो बच गया आपका नहीं, एक चीज 97% लवणीय जल है। तो पृथ्वी के ऊपर है वो 97% लवणीय जल, खारा जल है। बचा कितना? कुल जल भाग का 3% जो जल है वो आपका अलवणीय है। तो आप यहां देख सकते हो कि पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा 71% भाग उपयोग नहीं कर सकते। उपयोग के लायक जो जल है वो 3% है, और इस 3% को भी हम है वो किसी प्रकार से वो कम कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर ये जल है धीरे धीरे ये भी कम हो जाता है। तो आप देखोगे कि पृथ्वी पर उपयोगी जल लगभग 3% है, और इसको भी हम देखते हैं कि प्रतिदिन जलीय स्रोतों को गंदा करते हैं, तो इस वजह से इसकी भी मात्रा आगे हम देखते हैं घट जाते हैं। इस वजह से पृथ्वी पर जल संकट देखने को मिलता है। बाकी पृथ्वी पर जल की कमी नहीं है, बस शुद्ध या पीने योग्य जल की या उपयोग में लेने वाले जल की कमी है। तो यहां एक चीज देखना, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 71%। और इस 71% का लवणीय जल कितना है? 97%। और अलवणीय जल कितना है? 3%। यह तो पृथ्वी की बात हुई, लेकिन मैं बात करूं अपने भारत की, तो भारत के अंदर विश्व के कुल जल संसाधन का, कुल जल संसाधन का जो भारत के अंदर हिस्सा आता है वो 4% है। यानी विश्व के अंदर जितने भी जो जलीय स्रोत जल है उसका 4% जो जल है वो किसके पास है? भारत के पास है। विश्व के कुल जल संसाधनों का 4% किसके पास है? भारत के पास है। और आप देखोगे कि विश्व की जनसंख्या, जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो भारत रखता है 17.5। तो यहां आपको समझ में आएगा कि विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या वो तो भारत में है, और विश्व के जल संसाधनों का मात्र कितना प्रतिशत है? 4% है। तो आप देख सकते हो फिर इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए ये जो जल संसाधन है वो भारत में क्या रहते हैं? कम। तो आपको ध्यान में रखना है विश्व के कुल जन संसाधनों का भारत में हिस्सा कितना है? 4%। और इससे मैं बात करूं, इस 4% जल को देखूं तो सीधी सी बात है कि जल का मुख्य स्रोत क्या है? अभी हमने पढ़ा कि जल का जो मुख्य स्रोत है वो वर्षा। आप आगे भी पढ़ोगे, और मैं यहां भी आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी इस धरातल के ऊपर कहीं पे भी जल का जो मुख्य प्राप्ति का स्रोत है वो वर्षा है।
नदियों में पानी वर्षा से आता है, समुद्रों के अंदर जो पानी है वो नदियों के द्वारा वहां पहुंचता है। इसके अलावा हमारी झीलों में पानी पड़ा है वो भी वर्षा से आता है। यहाँ तक कि जो कुओं के अंदर, भूमि के अंदर से पानी निकाला जाता है वो भी वर्षा से आता है, क्योंकि जो धरातल पर वर्षा होती है वो पानी धीरे धीरे रिसता हुआ जमीन के नीचे तक जाता है और फिर हम उसे कुएं और ट्यूबवेलों के माध्यम से निकाल देते हैं। जिस समय वर्षा कम होती है या जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहां धरातलीय जल भी नीचे चला जाता है। तो यहां आपको एक चीज समझ में आएगी होगी कि धरातल पर जो जल प्राप्ति का मुख्य साधन जो है वो वर्षा है। और भारत के संदर्भ में मैं बात करूं तो वर्षा से एक वर्ष में 4000 घन किमी जल प्राप्त होता है। भारत को एक वर्ष में 4000 घन किमी वर्षा से जल प्राप्ति होती है। यानी भारत के अंदर जो कुल वर्षा होती है औसतन, उस वर्षा से 4000 घन किमी जल की प्राप्ति होती है। और इस जल की मैं बात करूं, 4000 जो घन किमी जल हमें प्राप्त होता है उसका हम स्टोर के रूप में बात करें तो 1869 घन किमी जल का ही क्या कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं। कहने का मतलब आधे से अधिक जल है वो इसका हम स्टोर नहीं कर पाते, वो समुद्रों के अंदर या वाष्पीकृत होकर वापस चला जाता है। हम बस कितने जल का हो स्टोर कर पाते हैं, 1869। एक चीज और रोचक है, हम 1869 का जो स्टोर कर पाते हैं, इस 1869 के स्टोर के अंदर भी हम इसके 60% भाग का ही उपयोग कर पाते हैं। या मैं ये कह सकता हूं कि सिर्फ 1122 घन किमी जल का ही क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो देखो, वर्षा से भारत में एक वर्ष में जल की प्राप्ति 4000, स्टोर कर पाते हैं 1869 और उपयोग कर पाते हैं इसका 60% 1122। और इस 1122 का भी हम दो तरह से उपयोग कर पाते हैं, दो प्रकार के स्रोतों से हम प्राप्त करते हैं। एक है धरातलीय जल स्रोत, और दूसरे हैं भूमिगत या भूजल स्रोत या भौम जल स्रोत बोल सकते हैं इनको, भौम जल स्रोत। ये 1122 भी हमें जिसका उपयोग करते हैं उसमें कुछ धरातलीय जल स्रोत है और कुछ भौम जल स्रोत है। धरातलीय जल स्रोतों की बात की जाए तो इनका हिस्सा है 690 घन किमी, और मैं बात करूं भौम जल की तो इसका हिस्सा है 432। तो यहां भी हमें यह देखना पड़ेगा कि जो हम कुल एक वर्ष में कितने जल का उपयोग कर रहे हैं, 1122, और इस 1122 का भी 690 तो है वो धरातलीय जल स्रोतों से और 432 है वो भौम जल स्रोतों से करते हैं। यहां देखते हैं कि धरातलीय जल स्रोतों में क्या क्या आते हैं। तो धरातलीय जल स्रोतों के अंदर मैं बात करूं तो जैसे धरातल के ऊपर जो भी जल के स्रोत मिलते हैं, जैसे इनमें नदियां आ गई, यानी जो धरातल के ऊपर हमें दिखाई देते हैं, नदियां हो गई, झीलें हो गई, तालाब हो गए, हमारे राजस्थान के अंदर जो पोखर या जिनको जोहड़ बोलते हैं वो हो गए, हमारी कुंड या जिसको टांका बोल देते हैं, टांका। तो ये सारी चीजें हैं वो धरातलीय जल स्रोतों में आती है, यानी धरातल के ऊपर पाई जाती है। और भौम जल स्रोतों के अंदर हम बात करें तो जो भूमिगत होते हैं, और भूमिगत जल स्रोतों के रूप में हम उपयोग करते हैं कुएं और नलकूप। तो हमारे हैंडपंप हो गए, कुएं हो गए, नलकूप हो गए, ये ऐसे हैं जो भूमिगत जल स्रोतों में आते हैं। और नदियां, झीलें, तालाब, जोहड़, कुंड या जो हमारे टांका है वो सब धरातल के ऊपर स्थित होते हैं, वो धरातलीय जल स्रोतों के अंदर आते हैं। एक बार और ध्यान में रखना, जो 1122 जल का उपयोग करते हैं उसका 690 घन किमी तो धरातलीय जल स्रोतों से और 432 है वो भौम जल स्रोतों से हम प्राप्त करते हैं। एक चीज हम देखेंगे कि धरातलीय जल स्रोतों की तो अच्छी बात है, लेकिन जो भौमगत जल स्रोत है उसका भी हम अच्छा खासा उपयोग करते हैं। और हमारे देश के संदर्भ में बात करूं तो कुछ ऐसे राज्य हैं जो भौम जल उपयोग के अंदर अग्रणी है। तो यहां मैं
हमारी किताब ने लिखा है कि सर्वाधिक भौमजल का उपयोग करने वाले राज्य, सर्वाधिक भौमजल का उपयोग करने वाले राज्य। और सर्वाधिक भौमजल के उपयोग करने वाले राज्यों में सबसे पहले 1 नंबर पे आता है पंजाब, दूसरा जो राज्य है वो हरियाणा, तीसरा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश, फिर हमारा राजस्थान, और एक अन्य राज्य और है तमिलनाडु। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो देश में सर्वाधिक भौमजल का उपयोग करते हैं, यानी कुएं और नलकूपों का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। कौन कौन से राज्य हो गए? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। इस भौमजल का जो राज्य अधिक उपयोग कर रहे हैं, इस भौमजल के अधिक उपयोग से कुछ दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अगला हमारी बुक में जो टॉपिक है वो भौमजल के दुष्परिणाम, कि अत्यधिक भौमजल का उपयोग करने से क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो ये राज्य हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो अत्यधिक भौमजल का उपयोग करते हैं, तो यहां अधिक भौमजल का उपयोग करने से इनका जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। अधिक उपयोग करने पर जल स्तर नीचे, यानी जो राज्य अत्यधिक भौमजल का उपयोग कर रहे हैं, इससे इन राज्यों का जल स्तर है वो नीचे जा रहा है। जैसे हमारे भी यहाँ राजस्थान में हम देखते हैं कि पहले 150 फुट 200 फुट के ऊपर जो कुओं का पानी उपलब्ध था वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। शेखावाटी क्षेत्र में जो पानी ऊपर था वो लगातार क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है। और ऐसे ही हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र में जो कुएं थे, जो बोर थे, उनको हम देख रहे हैं कि हर साल उनकी मोटरों को थोड़ा नीचे बिठाना पड़ता है, क्योंकि अत्यधिक जल का सिंचाई के रूप में हम उपयोग करते हैं। इससे जो जलीय स्रोत है वो नीचे जाते रहते हैं और इसकी वजह से ये संकट है। तो एक तो ये दुष्परिणाम हो गया। दूसरा ये है कि अधिक भौमजल निकालने से राजस्थान व महाराष्ट्र जैसे राज्यों में फ्लोराइट यानी ये जो फ्लोराइट है इसकी समस्या सबसे ज्यादा आ रही है। तो फ्लोराइट की समस्या, फ्लोराइट एक खनिज है, एक तत्व है, जमीन के अंदर पाया जाता है। इसकी मात्रा जब जमीन के अंदर है तो क्या होता है कि जैसे जैसे नीचे जल का स्तर कम हो गया तो फिर जलीय स्रोतों से हम जैसे नलकूप या कुएं से जल जो निकाल रहे हैं उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा अधिक आने लग जाती है। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कोई पात्र है, इसमें नमक पड़ा है। अगर मैंने इसको यहां तक फुल भरा हुआ है तो नमक का ख्रांस उस पानी में कम आएगा, क्योंकि नमक की तुलना में पानी अधिक है। और आप ये सोचोगे कि ये पानी में बस इतना ही है, जितना नमक है उतना उससे थोड़ा ऊपर ही कोई पानी है, तो फिर ये पानी ज्यादा खारा होगा। ये स्थिति फ्लोराइड की है कि जो जमीन में चट्टाने हैं जिसकी फ्लोराइड है उसके अंदर आप देखोगे कि जो जलीय स्रोत थे अगर उनके अंदर जल की मात्रा अधिक है तो ये फ्लोराइड आपको पता है नीचे रह जाता है। जलीय स्रोतों में फ्लोराइड की मात्रा कम आती है, लेकिन जल स्तर नीचे चला गया तो इस तत्व की मात्रा अधिक आती है। और जब ये फ्लोराइड की मात्रा अधिक आती है तो ये फ्लोराइड ऐसा तत्व है कि जो इसका सेवन करते हैं उन लोगों में हड्डियों से संबंधित विकार आ जाता है। और ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि जो बच्चों के पीछे है वो कूब निकल जाती है, जो पीठ के पीछे हड्डियां होती है वो कुछ मुड़ जाती है। इसी कारण हमारे राजस्थान का नाम आया, क्योंकि राजस्थान में जो नागौर का क्षेत्र है उस क्षेत्र में इस फ्लोराइड की सबसे बड़ी समस्या है। ये पीले कलर का सा पदार्थ होता है, अगर रात को किसी पात्र में पानी छोड़ दिया तो उसके बाद में हम देखते हैं कि उस पात्र के अंदर पीला या सफेद कुछ इस प्रकार का कार्ड जैसी संरचना है
वो चिपक जाती है, तो वो फ्लोराइड है। और इस जल का अगर सेवन करते हैं तो हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं, और इसकी ज़्यादातर समस्या नागौर में है, इसलिए नागौर को है वो कुबड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना कि भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किन राज्यों में होता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। इसके दुष्परिणाम क्या है, तो दुष्परिणाम यह है कि जिन राज्यों में इसका अधिक उपयोग किया जा रहा है वहां जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, और दूसरा इसको अधिक जल निकालने से जो राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं उसमें फ्लोराइड की समस्या देखने को मिलती है। तो ये भौम जल के हो गए दुष्परिणाम। एक चीज हम देखते हैं कि हमने यहां देखा धरातलीय जल स्रोत और भूमिगत जल स्रोत। हमने दो जल स्रोत देखे, एक धरातलीय जल स्रोत और एक भूमिगत जल स्रोत। हम इन धरातलीय जल स्रोतों को और भूमिगत जल स्रोतों को एक सारणी के माध्यम से भी देखते हैं। सारणी के माध्यम से ऐसे देखते हैं कि हम ज्यादातर जो जल का उपयोग है वो या तो कृषि कार्यों में, कृषि कार्य, दूसरा उपयोग है हम घरेलू कार्यों में, और तीसरा उपयोग है वो हमारे उद्योगों में। 3 सेक्टर में जल का जो उपयोग है, या तो हम हमारे खेतों में, कृषि कार्यों में, दूसरा घरेलू कार्यों में, और तीसरा उद्योगों के अंदर हम इसका उपयोग करते हैं। यहां हम अलग अलग देखें। सबसे पहले देखें धरातलीय जल। धरातलीय जल, इस धरातलीय जल का जितना भी हमारे पास धरातलीय जल है उसका हम देखें तो इसका 89% जो हिस्सा है वो कृषि कार्यों में उपयोग किया जाता है। हमारे जितने भी जो धरातलीय जल के स्रोत हैं उनका 89% है वो कृषि कार्यों में, 9% जो हिस्सा है वो घरेलू कार्यों में, और 2% है वो उद्योगों में उपयोग किया जाता है। आप यहां देखोगे कि धरातलीय स्रोतों में जैसे नदियां, झीलें, तालाब, जोहड़, जो भी धरातल के ऊपर जो स्रोत है उनके जल की मैं बात करूं तो उस जल का 89% तो कृषि कार्यों में, 9% घरेलू कार्यों में और 2% उद्योगों में किया जाता है। और हम कुल धरातलीय जल का कितना उपयोग करते हैं तो 690 घन किमी। दूसरी मैं बात करूं भौम जल जो 432 है। इस भौम जल को मैं देखूं तो भौम जल का जो सर्वाधिक हिस्सा है वो भी कृषि कार्यों में आता है, और कितना प्रतिशत आता है 92%। यानी भूमिगत जल जिसके मुख्य स्रोत हैं कुएं और नलकूप, इनका सबसे ज्यादा उपयोग कृषि कार्यों में होता है 92%। घरेलू कार्यों में बात करें तो इसका 3%, और उद्योगों में बात करें तो 5%। तो इस प्रकार से हम जल का उपयोग करते हैं। धरातलीय जल कृषि के अंदर 89%, घरेलू कार्यों में 9% और उद्योगों में 2%। भौम जल जो कुल 432 घन किमी का हम उपयोग करते हैं उसका 92% कृषि कार्यों में, 3% घरेलू कार्यों में और 5% उद्योगों में। हम यहाँ एक चीज देखते हैं कि चाहे धरातलीय जल स्रोत हो और चाहे भौम जल स्रोत हो, सर्वाधिक जल का उपयोग है वो किसमें किया जाता है, कृषि कार्यों में किया जाता है। इसीलिए हमारी बुक के अंदर जब हमें पता है कि जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि कार्यों में हो रहा है, और कृषि आपको पता है कि कृषि से ही सारा कुछ जो प्रक्रिया जीवन की वो हमारी चलती है, भोजन प्राप्त होता है लोगों को, तो इसलिए भारत सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, कुछ बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं चलाई। बहुउद्देश्य जैसे नाम से स्पष्ट है, एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली परियोजना। जैसे हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, तो देखो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये हमारे क्षेत्र में सिंचाई देती है। दूसरा हमें पेयजल भी उपलब्ध करवाती है, जो पीने का पानी भी उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा हम यहाँ विद्युत उत्पन्न करने लग जाएं तो फिर यहाँ से विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। अगर इसमें नाव चलने लग जाए तो हमारा जो जलीय मार्ग से है वो परिवहन की सुविधा मिल सकती है। तो कहने का मतलब एक उद्देश्य के लिए नहीं होकर जिसमें बहुत सारे उद्देश्य हो जाएं,
एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। और ऐसी भारत सरकार ने बहुत सारी परियोजनाएं चला रखी है। देश की जो सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आती है वो आती है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये हमारे आजादी के समय, जिस समय ब्रिटिश शासन था देश पर, उसी समय ये पहली परियोजना थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। जो हमारा बंगाल का क्षेत्र है उसके अंदर झारखंड और बंगाल में एक नदी बहती है दामोदर नदी। इस नदी में बाढ़ की समस्या रहती थी और वहां के जीवन को ये अस्त व्यस्त कर देती थी। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता था। तो इस नदी को बाढ़ से रोका जाए, और वर्षा काल में तो बाढ़ आती थी, फिर इसमें पानी रहता नहीं था। तो यहाँ के क्षेत्रों को बाद में है गर्मियों में पानी की किल्लत भी देखनी पड़ती थी। तो इसी उद्देश्य से उस समय अमेरिका की एक टेनेसी नदी थी, उसका मॉडल अपनाकर इस पर बांध बनाए गए और वहां बाढ़ की समस्या को रोककर और उन लोगों के लिए पेयजल की सुविधा को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस योजना को बनाया गया। तो देश में जो सबसे पहली परियोजना है बहुउद्देशीय नदी घाटी, उसमें आती है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दूसरी जो सबसे बड़ी परियोजना है वो भांखड़ा नागल। ये भांखड़ा नागल दो बांध है, नागल हिमाचल प्रदेश में और भांखड़ा पंजाब के अंदर जो बांध है, इन दोनों बांधों के नाम पर ये सम्मिलित परियोजना को कहा जाता है भांखड़ा नागल बांध परियोजना। और ये बहुत सारे राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, जिसमें हमारे राजस्थान का हिस्सा है और हमारे हनुमानगढ़ में इसी नाम से एक नहर भी आती है, भांखड़ा नागल नहर। तीसरी एक प्रसिद्ध परियोजना है हीराकुंड बांध परियोजना। देश का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध परियोजना, और ये प्रमुख रूप से महानदी उड़ीसा में बना हुआ है। तो उड़ीसा राज्य के अंदर है हीराकुंड बांध परियोजना। देश का सबसे जल भराव अक्षमता वाला बांध है हीराकुंड बांध। और चौथी एक परियोजना हमारी बुक में लिख रखी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो बहुउद्देशीय परियोजना में हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये प्रमुख रूप से राजस्थान की परियोजना है और हमें पेयजल और सिंचाई उपलब्ध करवाती है। इंदिरा गांधी नहर की बात की जाए तो ये नहर सतलज और व्यास नदियों के संगम हरिके बैराज से निकलती है और राजस्थान के प्रमुख ये क्या है, नहर है। राजस्थान राज्य को ये पानी उपलब्ध करवाती है, सिंचाई और पेयजल। तो हमारी बुक में कुछ 4 परियोजनाओं का उल्लेख है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, भांखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर प्रमुख रूप से राजस्थान की, हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा में, भांखड़ा नागल है वो कई राज्यों की है और प्रमुख रूप से पंजाब है, दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिमी बंगाल और झारखंड। तो ये हमारी कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। एक चीज, ये चीजें हो गई। हमने क्या क्या पढ़ा यहां देखना। सबसे पहले पढ़ा कि पृथ्वी पर जल कितना है, 71%, लेकिन इसका 97% जल क्या है, लवणीय। फिर पूछ सकता है कि पृथ्वी पर अलवणीय जल कितना है, 3%। भारत में जो विश्व के कुल जल संसाधन है वो कितने प्रतिशत है, 4%। विश्व की जनसंख्या कितना रखता है, 17.5%। और भारत को एक वर्ष में वर्षा से कितने जल की प्राप्ति होती है, तो 4000 घन किमी जल की प्राप्ति होती है। उसका भारत स्टोर कितना कर पाता है, तो 1869 घन किमी स्टोर कर पाता है। और हम उपयोग कितना ले पाते हैं, 1122। हम कितने जल का उपयोग कर पाते हैं, 1122 घन किमी। जिसका भी 2 जलीय स्रोत है, कौन कौन से, धरातलीय जल स्रोत और भौम जल स्रोत। धरातलीय जल स्रोतों में कौन से आते हैं, वो जो धरातल के ऊपर पाए जाते हैं, नदियां, झीलें और तालाब। और भौम जल में कौन से आते हैं, कुएं और नलकूप। हम धरातलीय जल स्रोतों का कितना भाग उपयोग करते हैं, तो 690 घन किमी जल का उपयोग करते हैं। और भौम जल में कितने जल का उपयोग करते हैं, तो 432 घन किमी जल का उपयोग करते हैं। फिर हमने देखा कि धरातलीय जल और भौम जल में भी जो धरातलीय जल का 89% भाग है वो कृषि कार्यों में, 9% घरेलू कार्यों में और 2% उद्योगों में होता है। ऐसे ही भौम जल का 92% कृषि कार्यों में, 3% घरेलू में और 5% उद्योगों में होता है। और यहाँ हमने देखा कि देश में सबसे ज्यादा जो जल का उपयोग, प्रश्न पूछ सकता है किस कार्य में होता है, तो कृषि
कार्य में होता है। इसलिए देश में कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का भी क्या किया गया, निर्माण, जिसमें दामोदर नदी घाटी परियोजना, भांकड़ा नागल हीराकुंड बांध परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं हैं। इसके बाद में हमारा जो एक टॉपिक दे रखा है वो लेगुन एवं पश्च जल। हम देखते हैं ये लेगुन और पश्च जल क्या है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लेगुन और पश्च जल। लेगुन व पश्च जल जो हमारे तटवर्ती राज्य हैं। आपने जो भारत का मानचित्र देखा है, ये जो भारत का मानचित्र है, इस मानचित्र में आपने देखा होगा कि जो तटवर्ती राज्य हैं, इन तटवर्ती राज्यों के मतलब यह है कि इनके इस प्रायद्वीपीय भाग के चारों तरफ समुद्र है। ये जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है हमारा प्रायद्वीपीय भाग, तो इस क्षेत्र में होता क्या है कि जब भी धरातल से कोई जल आता है वो इस समुद्री जल के पास में आकर यहाँ झील नुमा संरचना बना लेता है। तो इस प्रकार की जो झीलें यहाँ तट के पास में बन जाती है उन्हें लेगुन झीलों के नाम से जाना जाता है। तो ये समुद्र के पास में झीलें बनी है, तो सीधी सी बात है इनका पानी क्या होगा, थोड़ा खारा होगा। लेकिन ये समुद्र जितना खारा नहीं होता और इस जल का उपयोग भी किया जाता है। तो हम यहां देख रहे हैं लेगुन और पश्च जल क्या है। तो लेगुन और पश्च जल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा तो यह जल की झीलें मिलती किन राज्यों में है, तो इन राज्यों में प्रमुख राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में एक प्रसिद्ध झील है जो देश की सबसे बड़ी लेगुन झील है, जिसका नाम है चिल्का। देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या देश की सबसे बड़ी लेगुन झील। ये तो आपको पता ही है कि इस लेगुन झीलों में जल कैसा होता है, क्योंकि ये समुद्र तटीय झीलें होती हैं इसलिए खारा होता है। तो देश की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, चिल्का। किस राज्य में है, उड़ीसा। उड़ीसा के अलावा बात की जाए केरल के अंदर भी इस प्रकार की झीलें मिलती है और तमिलनाडु राज्य के अंदर भी प्रमुख रूप से मिलती है। तो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर सभी राज्यों के अंदर इस प्रकार की झीलें हैं, जिसमें उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु में प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। देश की जो प्रसिद्ध झील है उसका नाम है चिल्का। किस राज्य में है, उड़ीसा में। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ नेवी का परीक्षण कार्य भी इस झील में किया जाता है। तो वो तो चलो अलग मैटर है। हमारी बुक में आपको ध्यान रखना है कि लेगुन झीलें उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु राज्य प्रमुख है। देश की सबसे बड़ी जो लेगुन झील है वो कौन सी है, चिल्का झील है। और लेगुन झीलें किस पानी की होती है, ज्यादातर खारे पानी की झीलें होती है, क्योंकि समुद्र तट के किनारे। यहां हम ये देखते हैं कि इस लेगुन जल का उपयोग कहां किया जाता है। तो उपयोग की बात देखते हैं। इस लेगुन जल का उपयोग होता है और सबसे पहला जो इसका उपयोग होता है वो मछली पालन में। मछली पालन, एक झींगा मछली आपने नाम सुना होगा। ये इस प्रकार की कुछ मछलियों की प्रजातियां हैं जो खारे पानी में होती है। तो ज्यादा खारे पानी में तो नहीं हो सकती, लेकिन जो सामान्य खारा पानी है, जिस प्रकार से इन लेगुन झीलों में पानी मिलता है, उस पानी में इन प्रकार की मछलियों का पालन किया जा सकता है। तो एक तो इनका मछली पालन में। दूसरा जो उपयोग होता है वो चावल की कुछ किस्मों की सिंचाई में। और तीसरा उपयोग आपने देखा होगा नारियल। जब भी आप इस तटवर्ती भाग को कभी राज्यों को या फिर शहरों को टेलीविजन में देखते हो या अखबारों में देखते हो तो इन समुद्र के किनारे नारियल के वृक्ष है वो अधिक मिलते हैं। तो ये नारियल की सिंचाई में इस जल का उपयोग किया जाता है। चावल की कुछ किस्म जो इस पानी को मानती है उनमें इसकी सिंचाई की जाती है और मछली पालन में इनकी सिंचाई होती है। तो आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछ लिया कि लेगुन और पश्च जल का उपयोग मछली पालन में, चावल की कुछ किस्मों की सिंचाई में और नारियल की सिंचाई में इनका उपयोग किया जाता है। तो यह हुआ हमारा लेगुन एवं पश्च जल। तो ये तो हमारे कुछ इस चैप्टर के जो बिखरे हुए आंकड़े थे वो हमने पढ़े। अब देखो हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है जल गुणवत्ता। जल गुणवत्ता। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो जल गुणवत्ता। यहां हम सबसे पहले देखते हैं कि जल की गुणवत्ता से क्या आशय है, जल की गुणवत्ता का मतलब क्या होता है। तो जल की गुणवत्ता का हमें सबसे पहले अर्थ पता होना चाहिए और हम सबको मालूम है कि जल की गुणवत्ता
का मतलब होता है जल की शुद्धता। जल की शुद्धता, जो जल शुद्ध होगा वो ही गुणवत्ता युक्त होगा। तो जल की गुणवत्ता से आश्रय है जल की शुद्धता। और जल की शुद्धता किसे कहते हैं? चलो ये तो हो गया कि जल की गुणवत्ता, जल की शुद्धता, लेकिन शुद्ध जल किसे कहेंगे? तो शुद्ध जल की परिभाषा पूछ ले तो आपको लिखना है अनावश्यक बाहरी पदार्थों से मुक्त जल। अनावश्यक बाहरी पदार्थ कौन से हो गए? अनावश्यक का मतलब जिनकी आवश्यकता नहीं है। हमें जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं है और वो पदार्थ अगर जल के अंदर मिल गए तो आपको पता है कि फिर वो जाकर हमारे शरीर में नुकसान करेंगे। तो ऐसे अगर अनावश्यक बाहरी पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? अशुद्ध जल कहेंगे। तो अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल ही क्या कहलाता है? शुद्ध जल कहलाता है। उसी जल को गुणवत्ता युक्त जल माना जाता है। अगर किसी जल में अनावश्यक और बाहरी पदार्थ मिल गए तो आपको पता है फिर जो जल की गुणवत्ता होती है उसमें कमी आ जाती है। यानी अनावश्यक बाहरी पदार्थों के मिलने से, अगर ये पदार्थ मिल गए तो इनके मिलने से जल की गुणवत्ता में कमी, जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। और जबकि जब जल की गुणवत्ता में कमी आ गई तो फिर हम उसे जल प्रदूषण क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। सीधी सी बात है कि हमें जल में जो अनावश्यक पदार्थ थे, जो हानिकारक तत्व थे, उनकी आवश्यकता नहीं थी। अगर वो तत्व अगर जल में मिल गए तो जल की गुणवत्ता में कमी हो गई, और जल की गुणवत्ता में कमी होना ही क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। यहां हम देखें तो हमारी बुक ने कुछ आंकड़ों के रूप में दिया है कि भारत में जो 2 नदियां हैं वो सर्वाधिक प्रदूषित नदियों की सूची में रखा है। और भारत की जो 2 नदियां सर्वाधिक प्रदूषित है उसके अंदर पहला नाम दिया है गंगा का। इनके आंकड़े चेंज होते रहते हैं। वैसे तो 3 नदियां हैं, एक साबरमती है, गंगा है और यमुना। ये देश के अंदर सर्वाधिक जो प्रदूषित नदियों में गिनी जाती है। हमारी बुक ने जो पहली नदी दी है वो हमारी सबसे पवित्र नदी। तो देखो कितनी आश्चर्य की बात है कि हमारी जो सबसे पवित्र नदी, जिस गंगा के बारे में हम कहते हैं कि ये पाप धो देती है और मरने के बाद में यही उद्धार करती है, वही देश की सबसे क्या है? प्रदूषित नदी है। और ऐसे तो होगा जिसकी ज़्यादा मान्यता होगी, आपको पता है वहाँ लोग धार्मिक कार्यों के लिए या अन्य कार्यों के लिए उपस्थित होंगे। और जब लोगों को सही जानकारी नहीं होगी तो आपको पता है वहाँ कचरा वगैरह है, वो शिक्षित नहीं होंगे लोग, तो वहां जाकर वो प्रदूषण करेंगे। और उसके तट पर अगर प्रदूषण होगा तो गंगा तो प्रदूषित होनी है। तो एनसीईआरटी ने दिया भी है देश की जो सर्वाधिक प्रदूषित नदियां हैं उसमें 1 नंबर पे गंगा को रखा है। और दूसरी हमारी आती है, दूसरी जो हमारी है वो यमुना। तो 2 नदियां सबसे प्रदूषित है, गंगा और यमुना। गंगा, एक चीज ध्यान में रखना, जैसे नदी पर्वतों से निकलती है, ज्यादातर नदियां हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों से, हिम ग्लेशियरों से बहती है। हिम ग्लेशियर से जो नदियां बहती है उनमें एक गंगा भी है। कोई भी नदी जब अपने उद्गम स्थल से चलती है तो आपको पता है उद्गम स्थल में तो स्वच्छ जल ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रदूषण कम है। जैसे आगे आगे बढ़ेंगे तो उसके किनारे गांव और शहर आएंगे तो यहाँ प्रदूषण बढ़ा। पहला गांव आया तो उसका कचरा आया, दूसरे गांव का कचरा आया, तीसरे गांव का फिर कोई उद्योग आ गया, ऐसे आ गया। और जब ये अपने अंतिम मुहाने पर पहुंचती है तो पीछे का जो सारा कचरा इस जल के अंदर होता है। तो जैसे ही अपने मुहाने पर जाएगी तो ये नदी प्रदूषित ज्यादा होगी। तो यही चीज है कि गंगा उद्गम स्थल से प्रदूषण नहीं है। ये सबसे ज्यादा कहां प्रदूषित है? तो सबसे ज्यादा जो इसका प्रदूषण है वो कानपुर और वाराणसी, इनके बीच में सबसे ज्यादा प्रदूषित है, कानपुर और वाराणसी। ये कानपुर आपने उद्योगों में पढ़ा होगा, जो जूता उद्योग के लिए और सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी इसे कहते हैं, तो ये उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। और वाराणसी तो घाटों के लिए, जिसे प्राचीन समय में काशी कहा जाता था। तो ये धार्मिक जगह है, यहाँ लोग स्नान करने वाले आते हैं और यहाँ उद्योग वाले हैं। दोनों ही प्रदूषण है वो अपना
उद्योगों में जो गंदा पानी होता है या यहाँ जो नहाने वाले हैं वो सब गंदगी किसके अंदर, गंगा के अंदर। और गंगा के अंदर आने से इन क्षेत्रों के बीच में गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित दर्ज की गई है। दूसरी है यमुना, और यमुना तो आपको पता है प्रदूषित होनी थी। क्यों? क्योंकि यमुना के किनारे तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का क्षेत्र आता है और उद्योगों की भरमार है। ये तो अपना पानी यमुना में डालते हैं जैसे कोई गंदे पानी का नाला है, और कई बार तो इसका रंग ही काला हो जाता है उद्योगों का पानी आते आते। तो दिल्ली, और दिल्ली से लेकर कहाँ तक, ये सबसे ज़्यादा इटावा तक ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। इटावा के बाद में क्या होता है? इटावा के बाद में ये होता है कि हमारे राजस्थान से जो बहकर जाने वाली नदी है चंबल, वो इसमें मिल जाती है और उसका कुछ जल स्तर उसमें मिलता है। तो जो पहले से पानी बह रहा था और उसमें कुछ साफ पानी आकर पड़ गया तो थोड़ा सा स्तर कम हो जाता है। बाकी तो ये नदी आपको पता है पूरी की पूरी, कई बार तो इसका रंग ही काला हो जाता है। तो दो नदियां सर्वाधिक प्रदूषित है। पहली गंगा, गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित कहाँ है? कानपुर और वाराणसी के बीच, पूछ सकता है प्रश्न। और दूसरी कौन सी है? यमुना। यमुना सबसे ज्यादा प्रदूषित कहाँ है? दिल्ली और इटावा। और मानचित्र में इन स्थानों को पूछ सकता है, और यह भी पूछ सकता है कि यमुना के किनारे कौन से नगर हैं और गंगा के किनारे कौन से नगर है, क्योंकि जो बुक में दे रखा है उन चीजों को पूछ सकता है। दूसरी चीज बात करें तो अन्य नदियों के अंदर मैं बात करूं तो तीसरी नदी आती है हमारी साबरमती। इसे भी नहीं भूलना चाहिए, साबरमती। और ये साबरमती राजस्थान से ही गुजर के जाती है। महात्मा गांधी ने अपना आश्रम इसी पवित्र नदी के किनारे लगाया था। लेकिन आपको पता है इसके पास भी एक प्रसिद्ध शहर स्थित है, अहमदाबाद। और ये अहमदाबाद जो शहर है ना, उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, कपड़ा उद्योग के लिए। और यहाँ की मिलों का, फैक्ट्रियों का, उद्योगों का पानी, गंदा पानी साबरमती में आता है। और आपको पता है साबरमती प्रदूषित हो जाती है। कई बार आंकड़ों के अंदर ये 1 नंबर पर भी रहती है। तो हमारी बुक में तीसरे स्थान पर है साबरमती। साबरमती के किनारे कौन सा शहर है? अहमदाबाद। और 4 नंबर पे मैं अन्य नदियों में बात करूं तो आती है मूसी। और इस मूसी नदी के किनारे भी प्रदूषण के लिए एक बड़ा शहर स्थित है, वो है हैदराबाद। हैदराबाद। तो ये यहाँ आप देखना, जल की गुणवत्ता में कमी को जल प्रदूषण कहते हैं। और देश की जो कुछ सर्वाधिक प्रदूषित नदियां हैं उनमें पहला स्थान गंगा का, दूसरा यमुना का, तीसरा साबरमती और चौथा मूसी नदी। यहां आप ध्यान में रखना, गंगा के किनारे के शहर पूछ सकते हैं तो कानपुर, वाराणसी, वैसे तो पटना वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन आपके जो बुक में दे रखा है उतना आपको याद रखना है। यमुना के किनारे दिल्ली और इटावा, साबरमती के किनारे अहमदाबाद और मूसी के किनारे हैदराबाद। गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित है कानपुर और वाराणसी के बीच, और यमुना है दिल्ली और इटावा के बीच। तो ये हमने यहां देखा। अब एक चीज ये और है कि जो हम पढ़ रहे हैं कि जल तो वैसे भी जो अलवणीय जल था वो पृथ्वी पर 3% था, और इतनी बड़ी पृथ्वी पर 3% जल आपको पता था वैसे भी कम था। हम इस प्रकार से इस नदियों को भी क्या कर रहे हैं? प्रदूषित कर रहे हैं। और प्रदूषित की एक चीज और बता दूं, हमारी बुक में यह भी लिखा है कि ये जो नदियां हैं वो ग्रीष्म ऋतु के अंदर सर्वाधिक प्रदूषित हो जाती है। ये जो प्रदूषण का स्तर है वो ग्रीष्म ऋतु में और बढ़ जाता है। ग्रीष्म ऋतु में इनका जो प्रदूषण का स्तर है वो ज्यादा हो जाता है। किस ऋतु की बजाय? शीत ऋतु की बजाय। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में आपको पता है कि नदियों के अंदर पानी कम हो जाता है, और वही बात है कि जब पानी कम हो गया और प्रदूषित वस्तुएं, जो भी जितना भी कचरा आ रहा है वो अधिक है, तो नदी ज्यादा दूषित दिखेगी। और अगर उसी कचरे में पानी की मात्रा ज्यादा हो गई तो वो कचरा पानी के मुकाबले में कम रहेगा, तो नदी कम प्रदूषित दिखेगी। तो ग्रीष्म ऋतु में ये नदियां सर्वाधिक प्रदूषित हो जाती है। जिसका कारण पूछ ले तो कारण पूछ सकता है, और इसका कारण है जल प्रवाह कम होना। जल प्रवाह कम होना। और कई बार तो कुछ नदियों का ऐसे होता है कि बिल्कुल नाले नुमा संरचना में रहती है, सूख जाती है, तो उस थोड़े से पानी में जितना भी वो कचरा दिखेगा तो नदी तो प्रदूषित दिखेगी। तो ये नदियां किस ऋतु में सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है? ग्रीष्म ऋतु में। और
कारण क्या है इसका? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जल प्रवाह या नदियों में जो जल की मात्रा है वो क्या हो जाती है? कम। ये भी याद रखना। अब हम देखते हैं कि जिस प्रकार से नदियां प्रदूषित हो रही है, जल के स्रोत पहले से ही कम है, तो हमारे सामने संभावित जल समस्याएं क्या क्या आ सकती है, और हमारी बुक ने कुछ संभावित जल समस्याएं लिखी है। पहली जो संभावित जल समस्या है, तो हम देखते हैं, देखो संभावित जल समस्या, संभावित जल समस्या, संभावित जल समस्याओं में बात करें तो हमारी बुक ने जो पहली संभावित जल समस्या लिखी है जल की, वो एक तो ये है कि हमारे पास में जनसंख्या इतनी है कि इस प्रकार से हम जल का प्रदूषण करते रहे और शुद्ध जल हमारे पास नहीं पहुंचा, तो आने वाले लोगों, आने वाली जो पीढ़ी है या फिर आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध जल उपलब्ध करवाना क्या हो जाएगा? मुश्किल। तो संभावित जल समस्या में पहला है कि जनसंख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में कमी। पहली समस्या तो ये हो जाएगी, जनसंख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में कमी, उपलब्धता में कमी। यानी कि इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ती रही तो हमारे पास में जलीय स्रोत भी वैसे कम है। हमारे पास में जो 4000 घन किमी वर्षा प्राप्त होती है उसका हम मात्र 1122 घन किमी जल का ही उपयोग कर पाते हैं, बाकी तो हमारा व्यर्थ चला जाता है। तो जनसंख्या बढ़ने से आपको पता है कि अभी समस्या चल रही है, और जनसंख्या अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो जल की उपलब्धता, लोगों को पानी मिलना भी क्या हो सकता है? मुश्किल। तो एक समस्या तो ये। दूसरा क्या है कि जो हमने अभी प्रदूषण देखा नदियों का, अगर ऐसे ही प्रदूषण होता रहा तो जल प्रदूषण इतना हो जाएगा कि वो पीने का पानी है वो उपयोग में नहीं कर ले सकते। तो दूसरा है कृषि, घरेलू व उद्योग अपशिष्टों से जल प्रदूषण। तो हमारे सामने दो समस्याएं हैं। संभावित जल समस्याएं पूछ ले तो दो समस्याएं हैं, जनसंख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में कमी हो जाएगी, और दूसरा कृषि, घरेलू व उद्योगों के अपशिष्टों से लगातार क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण हो जाएगा। तो ये हमारे सामने दो समस्याएं हैं। अब बात करते हैं कि इन समस्याओं का कोई निदान भी है क्या? तो हमारी एनसीईआरटी ने अगला टॉपिक दिया है जल संग्रहण एवं प्रबंधन। संग्रहण का मतलब होता है कि जल को, वर्षा जल को इकट्ठा रोककर भंडारण करना या इकट्ठा करना। तो वर्षा जल को रोककर भंडारण करना तो होता है संग्रहण, और प्रबंधन का मतलब होता है कि वैज्ञानिक तरीके या बुद्धिमत्ता से जल का उपयोग करना, तो वो होता है प्रबंधन। तो जल संग्रहण और प्रबंधन पढ़ेंगे हम अगली क्लास में।